नमस्कार साथियों, उपस्थित है हम चैप्टर नंबर 3 लेके आपके साथ में। और इस चैप्टर के बारे में जो है वो बात करेंगे, इस विषय में जो है वो जानेंगे कि क्या क्या इस विषय के अंदर जो है वो चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, हमारा चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत और विश्व। प्राचीन भारत और विश्व के बारे में बात करेंगे, मतलब जो प्राचीन समय का जो भारत था, उस समय के भारत के और विश्व के जितने भी जो देश थे जो हमसे जुड़े हुए थे, व्यापारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, उन सभी के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विषय वस्तु के बारे में कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें आज पढ़ने वाले हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। परिचय पढ़ेंगे और वृद्धतर भारत पढ़ेंगे, पुराना भारत, और उसके बाद में वृद्धतर भारत की जो सीमाएं थी, ये सीमाएं कौन कौन से देशों से जाकर मिलती थी, इनके बारे में बात करेंगे। इनके प्रसार, भारतीय संस्कृति का जो प्रसार है उस प्रसार के बारे में बात करेंगे। विश्व के विभिन्न भागों में भारत की संस्कृति का जो प्रसार है उसके बारे में बात करेंगे। मध्य एशिया और तिब्बत के बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। चीन, कंबोज, चंपा, बर्मा, मलाया, श्याम, सुमात्रा, स्वर्णद्वीप, जावा, इन सभी देशों के बारे में जो है वो बात करेंगे। देखिए दोस्तों कि जो हमारा वृद्धतर भारत है और उस भारत के साथ में जुड़ने वाले, यानी कि हमारे पुराने समय में आसपास के वो देश जो हमारे पड़ोसी थे, और उन पड़ोसी देशों के साथ में हमारा क्या संबंध था, हम किस तरह से जुड़े हुए थे। ठीक है, एक तो जो जुड़ाव होता है हमारा वो होता है व्यापारिक तौर पर। व्यापारिक तौर पर जो है वो पुराने समय में भारत और चीन के साथ में, कंबोज के साथ में, चंपा के साथ में, इन सभी के साथ में जो है वो व्यापार किया करता था। व्यापारिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और व्यापारिक के साथ साथ में सांस्कृतिक जो तौर है कि संस्कृतियों का आदान प्रदान जो है वो इन देशों के माध्यम से हमारे साथ में होता रहा है समय समय पर। तो उसके बारे में, इस विषय में जो है वो और आगे बढ़ेंगे और विस्तार से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए आगे, बाली, लवदेश, वृद्धतर भारत में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, उसके बाद में व्यापार के अंदर जो है वो आयात निर्यात और उद्योग, इनके बारे में जो है वो हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ में। आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिसमें वाणिज्य व आर्थिक संस्थाएं एवं श्रेणी या नियम जिन्हें कहे जाते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से बात की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की कला। अब कला कौन कौन सी होती है, उन चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं कि कलाएं कौन कौन सी होती हैं। इन कलाओं के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कलाएं। तो देखिए, प्राचीन भारत की कला, और कला के अंदर स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या होता है, देखिए स्थापत्य कला में ज़्यादातर भवन निर्माण आता है। ठीक है दोस्तों, भवन निर्माण के, भवनों का निर्माण कैसे होता था, उस समय में महल कैसे बने हुए होते थे, राजा किस तरह से जो है किन महलों में जो है वो रहा करते थे, उनका स्ट्रक्चर, एक तरह से स्ट्रक्चर जो है वो कितना शानदार हुआ करता था, जो आज के समय में नहीं हो पाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप जो है वो मोस्टली हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में जो साधु संत हुआ करते थे, उनके जो निवास स्थान थे उन्हें स्तूप कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा भवन अलग से भी आता है, जिसमें मोस्टली राजप्रसाद यानी कि महल, जो राजा के महल है उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, गुहागृह, गुहागृह जो होता था वो क्या बोलते हैं, पहाड़ों के नीचे गुहागृह, मतलब गुफाएं जो हुआ करती थी, उन गुफाओं के बारे में जो है वो बताने की कोशिश की जा रही है इसमें कि गुहागृह उनको बोला जाता था जो गुफाएं होती थी, जो प्राकृतिक होती थी। सिर्फ मनुष्य क्या करता था, पुराने समय में इसे अपना निवास स्थान बना लेता था। क्या करता था दोस्तों, निवास स्थान बना लेता था, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में स्तंभ, स्तंभ जो है वो भी हमारे भारतीय कला के अंतर्गत आती है। बहुत पुराने स्तंभ जो हैं वो भारत में बने हुए हैं। आगे और जब बढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में बात की जाएगी। आगे थोड़ा सा चल लेते हैं। और एक और कला जो है वो हमारी बाकी है, वो कौन सी है, देखिए मूर्ति कला। के ईश्वर की मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ मोस्टली हम यही समझते हैं कि मूर्तियों में जो है वो मोस्टली किसकी मूर्तियाँ आती हैं, ईश्वर की मूर्तियाँ आती हैं। तो ईश्वर की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है मंदिरों के अंदर, ठीक है, मंदिरों के अंदर जो है वो मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी कला क्या थी, वो किस कला से बनी हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए। देखिए, चित्रकला, मूर्ति कला के बाद में जो है वो चित्रकला आती है। और इंडिया में जो है कहें तो अजंता और एलोरा की जो चित्रकलाएँ हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और बात करेंगे हम। संगीत कला के बारे में देखिए,
अगर आपने मेरा पहला चैप्टर देखा है, इससे पहले के जितने भी चैप्टर उनको अगर आपने पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि संगीत जो कला है उसका कोशग्रह या यूं कह लीजिए कि विश्वकोश जो है वो सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। इसी बोलिए बोलता हूं कि लगातार जो है वो मुझसे जुड़े रहा कीजिए। आगे देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रसार क्या क्या थे, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए तो प्राचीन भारत में शिक्षा के जो केंद्र थे, बड़े फेमस शिक्षा के केंद्र थे, बड़े ही उम्दा, जिसमें सबसे पहला जो है वो आता है तक्षशिला, दूसरा जो आता है वो है नालंदा, और तीसरा जो आता है वो है विक्रमशिला। अगर मैं तक्षशिला की बात करूं तो आफ्टर 1947 1947 के बाद में जो है वो डिवाइडेशन में ये जो है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, पर ये दोनों जो विश्वविद्यालय हैं ये भारत में ही पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों विश्वविद्यालय जो शिक्षा के एक उम्दा केंद्र थे, बहुत शानदार केंद्र थे, ये केंद्र जो है वो उनमें से एक केंद्र जो है जिसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन में पाकिस्तान की तरफ चला गया, और दो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो अभी भी भारत में उपस्थित हैं, और ये प्राचीन काल के समय में शिक्षा के बड़े ही शानदार केंद्र हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इसके अंदर देखिए, और प्राचीन भारत का साहित्य, ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से नाटकों की रचना की गई है, कौन कौन से जो है क्या बोलते हैं साहित्य के अंदर, कौन कौन से यूं कह लीजिए आपके साहित्य के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई हैं जिससे हमें जो है वो समाज उपयोगी शिक्षा मिलती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो विस्तार से बात करना है। और इनका जो डिवाइडेशन यानी कि इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला आता है आपका संस्कृत साहित्य। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत साहित्य में जो है वो सबसे पहली चीज़ जो है वो कौन सी होगी, वेद। वेद सबसे पुराने माने जाते हैं और संस्कृत में लिखे हुए हैं। वेद जो है वो सबसे पुराने माने जाते हैं और संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत साहित्य हो गया। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमने जो दर्शनों की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि बौद्ध साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैन साहित्य जो होता है ये भी हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो इन साहित्यों के बारे में जो है वो बात करेंगे। साहित्य के बाद में जो है वो विज्ञान की बात की जाएगी, विज्ञान में जैसे गणित, ठीक है, मैथ के बारे में जो है वो बात करेंगे, फिर ज्योतिष और खगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम बात करने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आराम से और शांति से मेरे साथ में जुड़िए और आराम से इसकी पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परिचय, क्या है परिचय, देखिए भारत देश की भौगोलिक एवं प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति, प्राचीन काल में भारतीय अपनी भौगोलिक सीमाओं में कैद नहीं कर रहे और दूरस्थ प्रदेशों में राजनीतिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्रों की राजनीतिक, व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टि से अपना प्रभाव स्थापित किया। मतलब पुराने समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पुराने समय में भारत जो है वो सिर्फ भारत में ही बनकर नहीं रहा, दुनिया के अंदर जो है वो अपना व्यापार, अपनी संस्कृति को जो है वो फैलाया। इसका अगर एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उन प्रमाणों के अंदर ये बात की गई है कि भारतवासी, क्या दोस्तों, भारतवासी कहाँ तक व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेसोपोटामिया जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया जो है, उस मेसोपोटामिया से भारतवासी जो है वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। और इसका प्रमाण क्या मिला है? तो इसके प्रमाण जो है वो सिक्कों से मिले हैं, क्योंकि भारत के जो सिक्के हैं वो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। तो इस लाइन का अर्थ यही बताने का था कि अगर पुराने समय में भी अगर हम बात करें तो हम व्यापारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे दोस्तों।
ठीक है। आगे देखिए, वृद्धतर भारत कहा, इसे जो है वो वृद्धतर भारत कहा जाता है भारत से बाहर उस विस्तृत भूखंड से जहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ तथा जिसमें प्राचीन भारतीयों ने अपने उपनिवेश की स्थापना की। तो आगे जब हम डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जब हम राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको बहुत सारे उदाहरण देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से राजाओं ने जो है वो भारत से बाहर भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें।